जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 5वां अध्याय जो कि है नागरी लिपि और यह एक निबंध है दोस्तों, और इसके जो निबंधकार हैं वह है गुणाकर मूले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है दोस्तों क्वेश्चन बैंक के और जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि आप इसका सारांश वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने आपको इसका सारांश बताया है, पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा व्याख्या, और इस पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उन्हें जरूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कहता है नागरी लिपि। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि जो कि 5वां अध्याय है। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त में लेखक का परिचय फिर से लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय को पुनः जानने का प्रयास करेंगे, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। और सारांश में भी हमने आपको लेखक परिचय बताया था दोस्तों, तो वो वीडियो भी आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहता है लेखक परिचय में कि इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहता है लेखक परिचय में कि इस पाठ के जो लेखक है गुणाकर मूले दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। और जन्म हुआ कहाँ था दोस्तों, तो हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। उसके बाद दोस्तों कहता है कि उन्होंने 2500 से अधिक लेख दोस्तों जो लेख लिखते हैं उन्होंने 2500 से अधिक एवं 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे लेख और किताबों का जो है सो प्रकाशन किया दोस्तों। तो उनका जो लेख है दोस्तों 2500 से अधिक है, आप सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए 30 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया। इनका निधन दोस्तों 2009 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसका जो निधन हो गया दोस्तों वह 2009 ईस्वी में हुआ। चलिए इसके प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर हमने उसकी प्रमुख रचनाओं का कलेक्शन लिख लिया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो हम लोग अब इसके रचनाएं के बारे में जानेंगे। तो कहता है उनकी रचनाओं में आता है अक्षरों की कहानी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि बार बार जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ और नक्षत्र लोक। तो ये सारे जो है सारे के सारे इनके रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए कहता है दक्षिण भारत के नागरी लिपि को नंदी लिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नागरी लिपि जो कि यहाँ पर शीर्षक है दोस्तों नागरी लिपि, इसी को देवनागरी भी बोलते हैं और इसी को नंदी नागरी भी बोलते हैं। तो बात है कि कहाँ देवनागरी बोलते हैं और कहाँ नंदी नागरी बोलते हैं। तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी बोलते हैं। ठीक है, नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी बोलते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे कि उत्तर भारत में नागरी लिपि को क्या बोलते हैं, तो उत्तर भारत में देवनागरी बोलते हैं। चलिए आगे जानेंगे उसको भी। तो देखिए यहाँ पर कहता है दोस्तों विजयनगर के शासकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कहता है कि विजयनगर, यहाँ पर देख रहे कहता है विजयनगर के शासकों का लेख नंदी या नागरी लिपि में मिलता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि नंदी लिपि और नागरी लिपि दोनों सेम चीज़ है। तो विजयनगर जो है विजयनगर दोस्तों, विजयनगर के जो शासक थे उनके जो लेख था दोस्तों, उनके लेख में नंदी या नागरी लिपि में मिलता है। उनका जो लेख है दोस्तों नंदी या नागरी लिपि में लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहता है कि अकबर ने अपने समय में सिक्के में राम सीता का तस्वीर बनाकर रामसिया लिखवाया था। दोस्तों अकबर जो था वह अपने समय में क्या किया था, सिक्के में जो पैसा चलता है दोस्तों, सिक्के में राम सीता का तस्वीर बनाकर, ठीक है, राम सीता का उन्होंने क्या किया, तस्वीर दिया सिक्के में। और उसके दूसरी ओर जो है रामसिया शब्द जो है सो क्या किया था, लिखवाया था। लेकिन रामसिया शब्द जो है नागरी लिपि में था। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है दोस्तों उत्तर भारत की जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। हमने आपको बताया कि नागरी लिपि को दक्षिण भारत में हम लोग बोलते हैं नंदी नागर, वहाँ के लोग बोलते हैं नंदी नागर। लेकिन उत्तर भारत में, जैसे हम लोग उत्तर भारत में आ जाते हैं दोस्तों, तो उत्तर भारत में नागरी लिपि को बोलते हैं देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि 8वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बनी। कहने का मतलब है कि 8वीं 9वीं सदी में इस लिपि का प्रचलन जो है दोस्तों पूरा देश में हो गया। ठीक है, पूरे विश्व में होने लगा, पूरे देश में होने लगा दोस्तों। तो
तो 8वीं 9वीं सदी में देवनागरी लिपि जो है एक प्रादेशिक लिपि बन गई और कह सकते हैं कि सर्वदेशिक लिपि बन गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बनी, तो 8वीं 9वीं सदी में। उसके बाद देखिए कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है। ठीक है, नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं दोस्तों वह विंध्य पर्वत, ठीक है, आप जब चैप्टर पढ़िएगा या हमने आपको सारांश बताया था उसमें बताया था कि आरंभिक लेख जो मिले हैं दोस्तों विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में मिले हैं। उसके बाद देखिए कहता है कि एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। ठीक है, एलोरा एक जगह है दोस्तों जहाँ पर एक कैलाश मंदिर बनाया गया था, लेकिन कैसे बनाया गया था, तो पहाड़ को काट करके बनाया गया था। ठीक है, गुफा में। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है कि गणित जैन गणितज्ञ, ठीक है, जैन धर्म है दोस्तों, और जैन धर्म में एक गणितज्ञ था जिसका नाम था महावीराचार्य। ठीक है, तो महावीराचार्य ने क्या किया था, गणित सार संग्रह की रचना की थी। ठीक है, जैन यदि आपसे पूछे कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी, तो जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने की थी। उसके बाद देखिए कहता है कि कर्नाटक प्रदेश में श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल जो है सो जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों कर्नाटक प्रदेश जो कि आप जानते होंगे, तो कर्नाटक में एक बेलगोला स्थान है। ठीक है, जो जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो इसको याद रखिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चूज किए हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जो पूछे जाते हैं दोस्तों उसी का हमने कलेक्शन लिया है। तो आई होप आपको इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा जो कि आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है दोस्तों। तो फ्री पीडीएफ आप ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ठीक है, तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि नागरी लिपि जिसे हम देवनागरी भी बोलते हैं उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में नंदी नागरी भी बोलते हैं, तो नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई इसको जानेंगे। स्थिरता करने का मतलब दोस्तों कि इसके अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। जैसे आप देखे होंगे कोई जो तत्व होता है दोस्तों, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तत्व जब जो है सो अष्टक को पूरा या अक्रिय गैस को प्राप्त कर लेते हैं तो वह अस्थायी हो जाता है। बिना जब तक अक्रिय गैस को प्राप्त नहीं करता, अष्टक उसका पूरा नहीं होता दोस्तों, तो वह अस्थायी रहता। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए कहता है इसका उत्तर कि करीब 2 सदी पहले, ठीक है, करीब 2 सदी पहले इसके टाइप बने। ठीक है, इसके क्या बने दोस्तों, टाइप बने, और इसमें जो है पुस्तकें छपने लगी। ठीक है, इस लिपि में क्या होने लगी, पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में क्या आ गई दोस्तों, स्थिरता आ गई। ठीक है, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। तो दोस्तों इसके जब इसमें पुस्तकें नहीं छपी थी इस लिपि में, तो इसके जो अक्षर थे दोस्तों वह इधर उधर थे, ज़्यादा जो है सो उसका वैल्यू नहीं था। लेकिन जब इसमें पुस्तकें छपने लगी तो जिसके कारण इसके अक्षरों में क्या आ गई दोस्तों, स्थिरता आ गई। आई होप आप यह समझ गए होंगे। तो चलिए आप दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है दोस्तों कि देवनागरी लिपि, दोस्तों यहाँ पर कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों देवनागरी एक लिपि है और इसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है उसका हम लोग जानेंगे। तो देखिए देवनागरी लिपि में जो भाषाएं लिखी जाती है, तो कहता है देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में यदि आपसे पूछे कि कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी के अंतर्गत आता है, मराठी भी, और नेपाली जिसको नेवारी भाषा दोस्तों बोलते हैं, यह भी जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि लेखक ने, दोस्तों कहता है लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो दोस्तों लेखक का नाम है गुणाकर मुले। तो गुणाकर मुले ने भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। तो किन भारतीय लिपियों से बताया है, तो यहाँ पर उत्तर है दोस्तों कि लेखक ने बंगाली लिपि, ठीक है, ये भी दोस्तों भारतीय लिपि है। उसके बाद नंदी लिपि और नागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि, ये सब जो है भारतीय लिपियाँ हैं। तो इत्यादि लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछे कि किन भारतीय लिपियों से लेखक ने नागरी लिपि का संबंध बताया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि इत्यादि लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। तो आई होप आपको यह प्रश्न क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जो कि बहुत ही मस्त प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए। ठीक है, कहता है
कि नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख थे दोस्तों, आरंभिक लेख वह कहाँ प्राप्त हुए, उनका विवरण दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था ऊपर कि नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है दोस्तों, वह विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है। ठीक है, विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहता है कि नागरी को, ठीक है, नागरी लिपि को, जिसको हम देवनागरी लिपि भी बोलते हैं, तो कहता है नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं। हमने आपको बताया कि नागरी को ही देवनागरी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो लेखक क्या बताते हैं उसको जानेंगे। कहता है कि नागरी लिपि को देवनागरी कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। लेखक के अनुसार नागरी को देवनागरी कहने के पीछे कई कारण हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कारण दिया हुआ है। कहता है कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान लोगों का मत है दोस्तों कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था। दोस्तों इस लिपि का प्रयोग जो है सबसे पहले गुजरात में नागर ब्राह्मण रहते थे, उन्होंने किया था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं, इसीलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरा मत भी है, तो उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। दूसरा मत क्या है? दूसरा मत दोस्तों यहाँ पर कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर दोस्तों दूसरा मत कहता है कि दूसरा मत कभी काशी के पंडितों का मत है। काशी के पंडित, हम लोग काशी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो वो कहता है दूसरा मत कि काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है। काशी क्या है दोस्तों? देवों की भूमि है। और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ था दोस्तों। और सबसे पहले यदि हम बात करें तो काशी के विद्वानों का मत है कि काशी को देवनागरी कहा जाता है दोस्तों, और काशी को देवों की भूमि कहा जाता है। और सबसे पहले इस लिपि का जो प्रयोग है काशी में हुआ था, इसीलिए इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। इस प्रकार कई मत देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस देवनागरी को, दोस्तों नागरी लिपि को देवनागरी कहने के पीछे कोई जो है सो सटीक कारण नहीं है। तो लेखक दो चार कारण बताते हैं, जिसमें विद्वानों का आपस में क्या है, मतभेद है। कोई कुछ कहता है दोस्तों और कोई कुछ कहता है। तो गुजरात के ब्राह्मण कहता है कि नागर ब्राह्मण की इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने किया था, इसीलिए देवनागरी कहते हैं। लेकिन काशी का पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ, इसीलिए इसे देवनागरी कहते हैं। तो ये सब बातें आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कहता है कि नागरी लिपि जो है कब तक एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो कब तक थी, तो उसको जानेंगे। इसका उत्तर है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कहता है कि नागरी लिपि 8वीं-9वीं सदी में सर्वदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय इसका प्रयोग पूरे देश में हो रहा था। तो दोस्तों यदि आपसे पूछे कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी, तो 8वीं-9वीं सदी में यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। ठीक है दोस्तों, 8वीं-9वीं सदी में यह एक सर्वदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय इसका प्रयोग पूरे देश में हो रहा था। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कहता है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो हम लोग गुर्जर प्रतिहार कौन थे उसके बारे में जानेंगे। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे। ठीक है, भारत के बाहर से दोस्तों आए थे। ठीक है, भारत के बाहर से आए थे। और देखिए यहाँ पर कहता है कि भारत आकर के बस गए थे। ठीक है, भारत आकर के दोस्तों बस गए थे। और अवंती प्रदेश में, ठीक है, अवंती प्रदेश में दोस्तों क्या हुआ था कि इसने अपना शासन खड़ा कर दिया था। ठीक है, अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है, और बाद में, ठीक है, और बाद में इन्होंने क्या किया दोस्तों, और बाद में कन्नौज पर भी, कहता है कन्नौज पर भी अपना अधिकार जो है सो क्या किया, जमा लिया। ठीक है, अपना अधिकार क्या किया दोस्तों, जमा लिया। तो यदि आपसे पूछे दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ठीक है, यदि आपसे पूछे कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार ये भारत के बाहर से आए हुए थे। ठीक है, भारत के बाहर से आए हुए थे और भारत आकर के बस गए थे। अवंती प्रदेश में अपना अधिकार शासन खड़ा कर दिया। ठीक है, अवंती प्रदेश में इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपना जो है शासन खड़ा कर दिया। और उसके बाद जो है धीरे धीरे इन्होंने कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो आई होप आपको यह प्रश्न डिटेल में समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था, जो कि 7 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताया दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल के बारे में भी बताइए दोस्तों। आपको इस चैनल पर कक्षा 10 के सभी विषयों का जो है सो
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए दोस्तों। टेलीग्राम पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पर एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। एग्जाम के टाइम में आपको टेलीग्राम पर क्विज भी होगा, तो आप टेलीग्राम को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।